जैसे नाम सजेस्ट करता है, मेजर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। हेल्थ केयर एसोसिएटेड मतलब आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल, पेशेंट को ये बीमारी पहले से नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 कैलेंडर डेज के बाद 48 आवर्स का जो हम लेके चलते हैं टाइमलाइन, उसको अभी स्ट्रिक्टली आफ्टर 2 कैलेंडर डेज माना जाता है। तो आफ्टर 2 डेज ऑफ एडमिशन अगर पेशेंट को कोई बीमारी हो रही है, उसको हम कंसिडर करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत बीमारी कैसे हो सकती है? अब एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए पेशेंट जब डेबिलिटेटेड रहता है या मॉर्बिड पेशेंट्स रहते हैं, उनमें आप कैथेटर डालते हो, सबने देखा है फॉलिस कैथेटर। तो वो कैथेटर डालने के बाद हो सकता है कैथेटर की वजह से उसको यूटीआई हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, दैट इज हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम आज 4 मेजर टाइप के इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ डिवाइस इंटरवेंशन रिलेटेड है, तो हम इसको डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला इन्फेक्शन है वो है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कैथेटर डाल रहे हैं इन द यूटीआई। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में वी आर इंसर्टिंग अ कैथेटर, जिसकी वजह से आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 2 कैलेंडर डेज पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, दैट इज कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इतना समझा सबको? देन कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये क्या होता है? कैथेटर क्या है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई कैथेटर डाला जाता है। वेरी गुड, दैट इज अ सर्विलेंस नेम फॉर कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन सबने सुना है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है इंसान को 2 दिन के बाद आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन, दैट इज क्लैप्सी। यहाँ पे क्लिनिकल टर्म यूज किया गया है CRBCI। डिफरेंस क्या है? क्लैप्सी हम सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं, CRBCI जब पेशेंट को होता है तो वी ट्रीट दिस पेशेंट, है ना, इसके लिए ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है। फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। वेंटिलेटर नाम से ही पता चल रहा है, वेंटिलेटर लग गया पेशेंट को, उसके 2 दिन के बाद उसको निमोनिया, न्यू ऑनसेट निमोनिया हो गया, दैट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसमें कोई डिवाइस इंटरवेंशन है क्या? इसमें सर्जन इज परफॉर्मिंग द सर्जरी। तो पोस्ट ऑपरेटिवली अगर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो इन्फेक्शन हो सकता है सर्जिकल साइट पे, जहाँ पे सर्जरी की गई थी, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो आज ये 4 के बारे में, इसके सर्विलेंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसका कॉमन नेम है कॉटी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन HAI वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत कॉमनली आपने देखा होगा हर पेशेंट में, इंक्लूडिंग गायनी, मेडिसिन, जो भी मॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, हम उसमें कैथेटर इंसर्शन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट कॉमन HAI, सबसे ज़्यादा कॉमन HAI ये है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है कैथेटर एसोसिएटेड बैक्टीरियूरिया। क्या होता है ये? कैथेटर एसोसिएटेड UTI। ये कैथेटर एसोसिएटेड बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज कॉटी, जिसके अंदर कैथेटर डालने के बाद पेशेंट को सिम्टम्स भी आ गए और माइक्रोबायोलॉजिकली आपको पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपने ढूंढ के निकाला, तो ये है कॉटी। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एसिम्टम्स होते हैं, मतलब नो सिम्टम्स, बैक्टीरियूरिया है, कैथेटर है पेशेंट में लगा हुआ, बैक्टीरिया का जो कॉलोनी काउंट है वो भी ऑप्टिमम है, लेकिन पेशेंट के अंदर सिम्टम नहीं है, तो उन केसेस को हम क्या बोलते हैं? कैथेटर एसोसिएटेड एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब नो सिम्टम, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। ठीक है, ये 2 प्रकार सबको याद रखना है। कॉमन एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए क्या हो सकते हैं। ई कोलाई द मोस्ट कॉमन प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अदर GNB सच एज क्लेप्सियला, स्यूडोमोनास, एसिनिटोबैक्टर, एंट्रोकोकस, ये सब कॉज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैथेटराइज पेशेंट्स में। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, पैरालिटिक पेशेंट्स या फिर बहुत द पेशेंट्स विद हैंड इंजरी एंड ऑल, जो लॉन्ग टर्म के लिए दे आर इन द हॉस्पिटल, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली
पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है अलॉन्ग विथ शॉर्ट टर्म ऑर्गेनिजम्स, बट इसके अलावा आपको कुछ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, मॉर्गेनेला, इनका भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये को पता होना चाहिए। पैथोजेनेसिस क्या होता है? ये इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर जाता कहाँ से है? तो जब आप देख रहे हो कि हमने ये कैथेटर ब्लैडर में ऐसे थ्रू यूरेथ्रा ऐसे इंसर्ट किया है ना, तो देर आर 4 साइट्स, देर आर 4 वीक पॉइंट्स जहाँ से ये इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। फर्स्ट इज यूरेथ्रल मियाटल कैथेटर जंक्शन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्किन से अटैच हो रहा है यहाँ पे जाके। सेकेंड इज जंक्शन बिटवीन ड्रेनेज ट्यूब एंड बैग। ये ड्रेनेज बैग है, अगर आप इसको अबव द लेवल ऑफ पेशेंट्स, अगर आप इसको बेड पे रखोगे पेशेंट के, तो क्या होगा? रेट्रोग्रेडली ये यूरिन इट कैन गो अप, है ना, और यूरिन इज नॉट अ स्टेराइल स्पेसिमेन, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आउटलेट वॉल्व के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये बैग जमीन पे पड़ी हुई है तो आपको इसको हमेशा ऊपर बेड पे बांध के रखना है, बट बिलो द लेवल ऑफ बेड। ठीक है, हमने ये देखा कि पेशेंट को इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। तो एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्प्रेड होता है जहाँ पे पेशेंट का खुद का फ्लोरा, स्किन पे फ्लोरा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है हमारी स्किन पे, पता है सबको। तो पेशेंट का खुद का फ्लोरा या फिर हेल्थ केयर वर्कर के हैंड्स, जिसने उसको मैनेज किया कैथेटर को, जिसने इंसर्ट किया, उसके हाथों द्वारा भी ये इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। या फिर इंट्राल्यूमिनल स्प्रेड, जैसे ओपन ड्रेनेज बैग था, बैग नीचे पड़ा हुआ था, कंटामिनेट हो गया, या फिर उसमें ब्रीच आ गया, ब्रेक हो गया बैग में कहीं से, तो बाहर के कीटाणु अंदर जा सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से इन्फेक्शन कैथेटर के द्वारा पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकल एक एस्पेक्ट देखते हैं, उसमें हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो यूरिन सैंपल आपको हमेशा कैसे कलेक्ट करना है? यूरिन सैंपल को कभी यूरिन बैग से नहीं लेते हैं। ठीक है, आप सिरिंज की मदद से जहाँ पे यूरिन कैथेटर और बैग का जो पोर्ट अटैच होता है, वहाँ पे आप नीडल और सिरिंज से ले सकते हैं, या फिर आजकल ऐसे कैथेटर्स अवेलेबल है जिसमें पोर्ट होता है, सैम्पलिंग पोर्ट, वहाँ पे आप सिर्फ नीडल सिरिंज अटैच करके सिरिंज से आप यूरिन सैंपल ले सकते हैं। तो ये सैंपल आपको एसेप्टिकली लेना है। ठीक है, क्लीन ग्लव्स पहन के प्रॉपरली अल्कोहल से वाइप करके आपको ये सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजना है। ठीक है, यूरोबैग से सैंपल कभी कलेक्ट नहीं किया जाता। व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू लाइक दिस? सिट प्रॉपरली। ठीक है, तो कॉटी के क्लिनिकल डायग्नोसिस के अलावा, क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये 3 क्राइटेरिया हम देखते हैं। पहला क्राइटेरिया कॉमन सेंस। पहले क्या होगा? पेशेंट के कैथेटर लगा होगा। तो ये जो कैथेटर है, 48 घंटे के अंदर ये कैथेटर लगा है। क्या ऐसा पेशेंट कॉटी डेवलप कर सकता है जिसका कैथेटर निकाल लिया गया हो? उसका सर्वेलेंस हम कितने घंटों तक करते हैं? 48 आवर्स तक करते हैं। जैसे 3 तारीख को कैथेटर निकाल दिया तो आप 5 तारीख तक पेशेंट को देखोगे। अगर वो सिम्टम डेवलप कर रहा है, कैथेटर निकालने के बाद क्या सिम्टम होगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिसोरिया, है ना। ये सब सिम्टम्स जब पेशेंट के अंदर होंगे तो हम इसको रिलेट किससे करेंगे? कैथेटर से। तो आपको 48 घंटे तक कैथेटर निकलने के बाद भी पेशेंट को देखना है। अगर उसमें कोई सिम्टम आ रहा है तो भी हम उसको कैथेटर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस। सबको पता है क्या है सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस? एनीबडी हु डज नॉट नो? प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर का एरिया, वहाँ पे आपको टेंडरनेस दिखेगा। फीवर होगा, कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल पेन होगा, रेडिएटिंग पेन होगा, है ना। यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिसोरिया, ये सब आपको पोस्ट कैथेटर रिमूवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यूरिन कल्चर क्राइटेरिया हम देखते हैं किन पेशेंट्स में? सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में अगर 10⁻³ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml भी है तो भी हम इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन अगर पेशेंट के सिम्टम नहीं है लेकिन कॉलोनी काउंट सिग्निफिकेंट है, दैट इज मोर देन 10⁵ CFU पर ml, तो हम इसको कैथेटर एसोसिएटेड एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया मानेंगे।
अब जब पेशेंट को कॉटी हो गया तो आप क्या सोचोगे? पहली चीज रिमूवल ऑफ कैथेटर, है ना, रिमूव करोगे कैथेटर को और प्रॉपर एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दोगे थ्रू एएसटी रिपोर्ट, क्योंकि यूरिन सैंपल आपने पहले ही भेज दिया था, राइट? तो इसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि आपको कौन सी दवाई पेशेंट को देनी है, टारगेटेड थेरेपी देनी है आपको पेशेंट को, ठीक है? लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, तो क्या आप इसको ट्रीट करोगे? आप इसको सिर्फ 3 केसेस में ट्रीट करोगे। कौन सी 3 केसेस में? एक तो अगर 48 आवर्स के बाद भी आप रिपीट सैंपल भेजोगे, आप देखोगी कि ये सिम्टम परसिस्ट कर रहा है क्या, ये बैक्टीरियमिया, ये बैक्टीरियूरिया परसिस्ट कर रहा है क्या बॉडी में। अगर परसिस्ट कर रहा है तो आपको ये ट्रीट करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये परसिस्ट नहीं करता, ठीक है? अगर प्रेगनेंसी है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, देन यू कैन कंसिडर ट्रीटमेंट। और कोई अगर ट्रॉमेटिक यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है जो पेशेंट के ऊपर होने वाला है, तो आपको ये एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया ट्रीट करना है, अदरवाइज देयर इज नो ट्रीटमेंट गारंटी। ओके, दैट वाज अबाउट कॉटी। कोई क्वेश्चंस कॉटी के बारे में? कोई कंफ्यूजन है? कॉटी का जो डिफरेंशिएशन है, लाइक ये दिस वाज द मेजर पिक्चर कि आपको पता चलना चाहिए कॉटी हम कैसे डायग्नोज करते हैं क्लिनिकल सेटअप में। तो आपको अगर डॉक्यूमेंट करना है तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे? पहले तो आपको पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन ध्यान में रखना है। तो कोई भी उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है आपको वो पेशेंट के रिकॉर्ड करने हैं, उसको हम प्रेजेंट ऑन एडमिशन बोलते हैं, ठीक है? दिस इज NHSN टर्म। पेशेंट प्रेजेंट ऑन एडमिशन मतलब ये साइन सिम्टम्स पेशेंट को जब एडमिट हुआ था तब थे, ठीक है? दूसरा, आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे? इंसर्शन ऑफ कैथेटर, कौन सी डेट पे हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ठीक है? ये आपको डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कॉटी का डायग्नोसिस आगे जाके कर सको। ये सब चीज़ें आपको देखनी है और लिखनी है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने के बाद ही हम इसका सर्विलेंस कर पाते हैं, ठीक है? देन कमिंग टू CRPCI और क्लैप्सी, एज मेनी ऑफ यू नो, क्लैप्सी क्या होता है? जिसमें सेंट्रल लाइन इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जब आप सेंट्रल लाइन के बारे में सोचते हो, नॉट ओनली सेंट्रल लाइन, कुछ नियोनेट्स में आप अम्बिलिकल लाइन भी डालते हो, राइट? उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे इन केस ऑफ नियोनेट्स। बट आर्टेरियल लाइंस, आर्ट्रोवेनस फिस्टुला, ग्राफ्ट्स, एक्मो, ये सब इसमें नहीं इंक्लूड होता, ठीक है? दीज आर ऑल एक्सेप्शंस। सेंट्रल लाइन मतलब लाइन गोइंग टू द मेजर वेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? कहाँ पे डलती है सेंट्रल लाइन? जुगुलर वेन में डाल सकते हो, फीमरल वेन में भी डाल सकते हो, बट मोस्टली कहाँ पे जुगुलर वेन? इट्स कंसिडर्ड मोर सेफ, राइट, देन फीमरल। व्हाई? बिकॉज फीमरल इज प्रॉक्सिमल टू यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है? और मैंने जैसे पहले बताया था, क्लैप्सी टर्म जो होता है वो सिर्फ सर्विलेंस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। सेंट्रल लाइन का पर्पस क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हो आप? ये तो आपको पता होगा जो लोग ICU में काम कर रहे हैं। CVS प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा आप ब्लड प्रोडक्ट्स, ड्रग दे सकते हो, TPN दे सकते हो, या फिर हीमोडायलिसिस भी करवा सकते हो, ठीक है? सेंट्रल लाइन के अंदर इन्फेक्शन कहाँ से जाता है? सिमिलरली पेशेंट का खुद का फ्लोरा जो होता है, अगर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए गए प्रॉपरली, सेंट्रल लाइन डालने के वक्त, सेंट्रल लाइन इज अ स्टेराइल प्रोसीजर, तो आपको पहले पूरा PPE किट पहनना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली स्किन को प्रिपेयर करना पेशेंट की बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को कवर करना ज़रूरी है ना? स्टेराइल ग्लव्स, मास्क, कैप, ये सब पहना होना चाहिए, गाउन पहना होना चाहिए। अंडर स्टेराइल प्रिकॉशंस अगर आप सेंट्रल लाइन डाल रहे हो तो क्लैप्सी का खतरा कम होता है। अगर एसेप्टिक प्रोसीजर आपने नहीं किया तो पेशेंट का स्किन फ्लोरा जो सरफेस पे होता है वो अंदर जा सकता है ना? दूसरा, डायरेक्ट कंटामिनेशन ऑफ कैथेटर थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स हैंड्स। प्रॉपरली स्क्रब करके अगर पेशेंट
अगर ग्लव्स पहना है और प्रॉपरली स्क्रब नहीं किया है तो इन्फेक्शन का खतरा है क्या? खतरा है, क्योंकि ये जो ग्लव्स होते हैं देयर इज अ चांस कि ये ग्लव ब्रीच हो जाए, फट जाए बीच में से, एंड इवन द फिंगर टच कैन ट्रांसफर द फ्लोरा टू द एरिया वेयर यू आर इंसर्टिंग सेंट्रल लाइन, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, हेमाटोजेनस स्प्रेड। अगर पेशेंट को कहीं और लीजन है तो वहाँ से जाकर ये ऑर्गेनिजम्स आके वहाँ पे बायोफिल्म बना के दे स्टार्ट डेवलपिंग मोर बैक्टीरियमिया, मोर सिस्टमिक इन्फेक्शन, राइट। और कंटामिनेशन ऑफ डिवाइस और फ्लूइड एट द प्रोडक्शन लेवल। हो सकता है कि ये कैथेटर जो आपने न्यू निकाला या फिर यूज़ किया, इट वाज ऑलरेडी कंटामिनेटेड एंड ये कंटामिनेटेड कैथेटर आपने पेशेंट पे यूज़ किया, ठीक है। तो दिस इज हाउ सेंट्रल लाइन कैन गेट इन्फेक्टेड। अच्छा, इसमें इन्फेक्शंस क्या हो, इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले इजी क्राइटेरिया क्या होता है? आपको ये देखना है कि पेशेंट के ब्लड में कोई पैथोजन ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ब्लड कल्चर के लिए सैंपल भेजेंगे। वो सैंपल या तो सेम डे पे कलेक्ट होना चाहिए या फिर कॉन्जिक्यूटिव डे पे। मतलब अगर आपने 4 तारीख को सैंपल लिया है तो सब सैंपल आपको 4 तारीख को ही लेने हैं या फिर 5 तारीख को लेना है। अगर आप 4 तारीख को सैंपल ले रहे हो और 6 को ले रहे हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। 4 और 5 तारीख को लिया हुआ सैंपल विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। उसके अंदर अगर वन पैथोजन भी ग्रो कर रहा है इन द हॉस्पिटल, that pathogen will be considered for CLABSI, okay, which means the patient has active bacteremia. इसके अंदर क्लिनिकल क्राइटेरिया में आपको क्या दिखेगा? पेशेंट के अंदर कुछ तो सिम्टम्स आएंगे बिकॉज ऑफ बैक्टीरियमिया। व्हाट आर दीज सिम्टम्स? फीवर, चिल्स, राइगर्स, है ना, हाइपोटेंशन, और इवन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? टेंडरनेस, स्वेलिंग एट द कैथेटर एग्जिट साइट। जहाँ पे आपने कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन के साइंस नजर आएंगे, ठीक है। देन इसके लिए भी आपको क्या करना है? ब्लड में आपको एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी दिया जाएगा। यू विल हैव टू गिव द टारगेटेड थेरेपी टू द पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर ऑर्गेनिज्म हैज ग्रोन इन द ब्लड और नॉट। इन केस ऑफ लेस देन 1 ईयर आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे? They will have hypothermia, right? They do not produce fever, they produce hypothermia. In case of commensals, अगर 2 consecutive samples में अगर आपको commensal organism आता है, commensal क्या होता है? जो normally आपकी body पे present रहते हैं, जो इतने pathogenic नहीं होते हैं। Other like some common pathogenic examples दे सकते हो आप, जैसे कि Staphylococcus aureus, है ना, E. coli और Pseudomonas, Klebsiella, ये सब। और कमेंसल ऑर्गेनिजम्स क्या है? कॉन्स, कॉग्लीज निगेटर, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जो जनरली बॉडी पे पाया जाता है। तो इन केस ऑफ न्यूनेट्स लेस देन 1 ईयर अलॉन्ग विद द क्लिनिकल सिम्टम्स, अगर आपके पास 2 पॉजिटिव ब्लड सैंपल्स है तो आप इसको क्लैप्सी मानेंगे, ठीक है। कमिंग टू वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड में भी it is considered as second most common cause of HAI. First most common cause क्या था? Catheter associated UTI. इसमें हम माइक्रोबायोलॉजिकली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट विद इन फर्स्ट 5 डेज, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं निमोकोकस, एच इन्फ्लुएंजी, MSSA। तो ये क्या है? These organisms, you can call them community acquired organisms also. But other late onset VAP में there are MDROs. What are MDROs? Multi drug resistant organisms जो हॉस्पिटल के अंदर ही पनपते हैं, है ना, जैसे कि क्लेप्सिएला, MRSA, ये सब ऑर्गेनिजम्स, एसिनेटोबैक्टर वोमानी, ये सब ऑर्गेनिजम्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हॉस्पिटल के अंदर मोर देन 5 डेज के बाद पेशेंट को अगर हो रहा है, इन केस ऑफ वेंटिलेटर, आफ्टर 2 डेज ऑफ वेंटिलेटर अटैच होके 2 दिन के बाद अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये कंसिडर करना है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्यूबेशन। ये ईटी ट्यूब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे एक बलून होता है विच इन्फ्लेट्स एंड कीप इट इन द प्लेस। तो हो सकता है ये कफ प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन ना हो, तो ये जो एस्पिरेशंस है, यहाँ से जो एस्पिरेट हो रहा है इसके बाजू में, ये सब नीचे सीप होके इट कैन कॉज माइक्रो एस्पिरेशंस एंड
pneumonia in the patient, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म पनप रहा होता है. इवन यहाँ पे बायोफिल्म भी बना सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, राइट. इसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि while inserting this tube you have to take aseptic precautions also. कुछ और फैक्टर्स है जो पेशेंट के लिए, जैसे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है तो आपने देखा होगा कि जब वेंटिलेटर अटैच होता है तो आपको थोड़ा एलिवेटेड हेड पे रखना है पेशेंट को. आपको स्ट्रेस अल्सर्स ये करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यू गिव एंटासिड्स टू द पेशेंट. बट एंटासिड देने का एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे एच पाइलोरी, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकाइल, इन सबको फिर बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है. तो ये आजकल नहीं फॉलो किया जाता. ये सब फैक्टर्स है. कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो आपको पढ़ाए गए होंगे बंडल केयर के टाइम पे. आप सबको बंडल केयर पता है क्या होता है? हाउ डू वी प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस? लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था. ओके. There is something called as CPIS system, clinical, radiological and microbiological system, जो हम वैप के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं. इसमें अगर मोर देन 6 स्कोर आता है किसी पेशेंट का तो हम उसको वैप मानते हैं. इसमें क्या क्या पॉइंट्स है आपको देखना होगा. वी स्कोर देम एज 0, 1 and 2. तो इसमें जो क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल पॉइंट्स है उसमें आप देखिए टेम्परेचर आता है. टेम्परेचर अगर मोर देन 38.5 हो, मोर देन 100 हो, 100.4 अगर टेम्परेचर हो तो आपको 1 पॉइंट देना है. इफ इट्स अ वेरी हाई ग्रेड फीवर देन यू हैव टू गिव 2 मार्क्स. ओके. ल्यूकोसाइट काउंट, these are all normal findings. 0 means normal. Okay. This is moderate and this is severe. तो आपको देखना है अगर ल्यूकोसाइट है लेस देन 4000 और मोर देन 11000 तो आपको 1 देना है. अगर इसके अंदर आपको बैंड फॉर्म्स भी दिख रहे हैं तो आपको 2 देना है. ट्रैकेल सिक्रीशंस अगर पुरलेंट है, अगर पुरलेंट और एबेंडेंट है तो यू हैव टू गिव 2. अगर नॉन पुरलेंट है तो 1. Oxygenation, PaO2, FiO2. What is this? This is the fraction of oxygen you are giving through ventilator to the patient. मतलब परसेंटेज. तो नॉर्मल परसेंटेज कितना होता है ऑक्सीजन का एयर में? 21. उसके ऊपर अगर आपको ये बढ़ाना पड़ रहा है तो PaO2/FiO2 को ये एक्सप्लेन करना चाहेगा. This is the pressure, partial pressure of oxygen. So if you are raising it, if there is a requirement of less than 240 and no ARDS. What is ARDS? Acute respiratory distress syndrome. अगर ये है तो आपको 2 मार्क्स देना है. ठीक है. चेस्ट रेडियोग्राफ में you will see diffuse और patchy infiltrate. डिफ्यूज मतलब पूरा इसमें इंटरस्टिशियली फैला हुआ. दैट यू विल गिव 1 मार्क. इफ इट इज लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे है, जैसे कि लेट्स से इफ देयर इज अ लीजन, इफ देयर इज एब्सेस फॉर्मेशन, यू कैन गिव 2. ट्रकिल एस्पिरेट डिपेंड्स ऑन द माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट. मॉडरेट और हैवी ग्रोथ है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का तो 1. एंड अगर ग्रामस्टेन में भी इफ यू आर फाइंडिंग दिस बैक्टीरियम एंड द सेम ग्रोज ऑन द कल्चर, यू हैव टू गिव 2. सो दिस इज CPI स्कोर. अगर 6 से ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो द पेशेंट इज कंसिडर्ड टू हैव वैप. ओके. देन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में अगेन इन केस ऑफ वेंटिलेटर आप क्या क्या नोट डाउन करोगे टू फॉर द सर्विलेंस ऑफ वैप? डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पेशेंट, डेट ऑफ ventilator attachment, on which date the patient was. To diagnose VAP categories, which are ventilator associated events, which we call ventilator associated events, उसके लिए आपको क्या क्या डेटा पेशेंट का रखना है? You have to see the patient's clinical symptoms, including fever. Okay? You have to see कि पेशेंट का fraction of oxygen का requirement कितना बढ़ रहा है. अगर 2 consecutive days के लिए fraction of oxygen 20% से ऊपर बढ़ता है, और PEP, what is PEP? Positive end expiratory pressure. ये प्रेशर क्या होता है? वेंटिलेटर एक्सर्ट करता है ब्रोंकियोल्स पे ताकि ब्रोंकियोल्स कोलैप्स ना हो.
है ना, और उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे ताकि ऑक्सीजन लेता रहे लंग। तो ये जो PEP होता है इसका रिक्वायरमेंट 3 सेंटीमीटर H2O से अगर बढ़ रहा है, आपको उसके फाइंडिंग्स रखने हैं। कैसे रखने हैं फाइंडिंग्स? आप कितनी बार इसको नोट करते हो आईसीयू में? आईसीयू के अंदर जब आप ये पेशेंट एक बार वेंटिलेटर पे जाता है तो इट्स अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग थिंग, है ना। यू कांट जस्ट लीव पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर एंड गो अराउंड। तो आपको ये रिकॉर्ड्स रखने हैं। समटाइम्स वी यूज 15 मिनट्स का भी रिकॉर्ड्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द केस, फॉर इन केस ऑफ सर्वेलेंस। तो आपको ये रिकॉर्ड्स एटलीस्ट आवर्ली रखने हैं, हर एक घंटे में आपको ये नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या नोट करोगे? वेंटिलेटर कब डला था, किसने डाला था, किसके थ्रू डलवाया गया था, उसके लिए सक्शनिंग आप कितनी बार करते हो, ये सब आपको देखना है। दिस कम्स अंडर द बंडल केयर, है ना। पेशेंट का सुपाइन पोजीशन है, उसका एलिवेटेड है कि नहीं, उसको आप अल्सर्स के लिए व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग, वो क्या लेग थ्रोम्बोसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी के जो कॉमन पैरामीटर्स आप देखते हो, हार्ट रेट, बीपी, पल्स, ये सब तो होता ही है उसमें, ठीक है। बट ये दो चीज़ें मैंने आपको जो बताई आपको याद रखनी है, FiO2 एंड PEP, ये आपको नोट डाउन करना है उसके लिए, वैप के लिए, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इट्स वेरी इजी। आपको पता है कि सर्जरी हुआ है पेशेंट का, सर्जरी के साइट पे अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, दैट यू कंसिडर एज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। वी फॉलो दिस प्रोटोकॉल टिल 30 days, ठीक है। इन केस ऑफ मेजर सर्जरी सच एज इम्प्लांट्स, किसी में इम्प्लांट डला हुआ है या फिर ब्रेस्ट सर्जरी, नी जॉइंट सर्जरी, इन केसेस में आपको 90 days तक मॉनिटरिंग करना होता है, ओके। दो टाइप का SSI होता है। एक होता है सुपरफिशियल, दैट इज डेवलप्स एट द लेवल ऑफ सुपरफिशियल इंसिजनल साइट, स्किन और सबक्यूटेनियस लेवल पे विद इन 30 days रिगार्डलेस टू द टाइप ऑफ सर्जरी, ओके। और डीप SSI दैट डेवलप्स एट द डीप इंसिजनल स्ट्रीट, मसल फेशियल लेवल, फेशियल मतलब इन्वॉल्विंग अंडरलाइन फेशिया, ओके। फेशियल मतलब ये नहीं, फेशिया मसल के नीचे जो लेयर होता है, विद इन 30 days फॉर ऑल सर्जरीज एक्सेप्ट ब्रेस्ट, कार्डियक एंड इम्प्लांट सर्जरीज अप टू 90 days, ओके। ये आपको एक्सेप्शन समझा, ब्रेस्ट, कार्डियक और इम्प्लांट सर्जरीज, इसके अंदर इम्प्लांट्स डले हुए हैं। यू हैव टू फॉलो दिस टिल 3 months, इसको हम 1 month तक फॉलो करते हैं अदरवाइज। या फिर ऑर्गन स्पेस सर्जरी, cardiac relates to the organ, right? Again 90 days, don't get confused. Major surgeries such as implants, cardiac surgeries involving breast, subcutaneous tissue surgeries, they all take 90 days. Rest other surgeries we are following for 30 days. In case of SSI, what will you do? Suture removal, जिसमें पास फॉर्म हो रहा है उसको आप इंसाइज करके उसको ड्रेन करना है और टारगेटेड एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देना है। मैं हर टाइम पे टारगेटेड एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी क्यों बोल रही हूँ? टारगेटेड मतलब क्या? टारगेटेड मतलब आपने स्पेसिमेन लिया पेशेंट से, वो स्पेसिमेन पस सैंपल जैसे आपने लिया, उसमें आपको देखना है कि कौन सा एंटीमाइक्रोबियल इस पस के ऊपर काम कर रहा है, इस ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा है जो इस पस स्पेसिमेन में आया है लेबोरेटरी में, वो ही दवाई आपको पेशेंट को देनी है। अगर पेशेंट को कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट को है और आप दे रहे हो कुछ और, इज इट पॉसिबल दैट ये इस पे काम करेगा? नहीं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस दवाई से ससेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। प्रिवेंशन, बंडल प्रिवेंशन आपको बताया गया था पिछली क्लास में, हाउ टू प्रिवेंट SSIs। देयर आर प्री ऑपरेटिव मेजर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स। तो प्री ऑपरेटिव मेजर्स में आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को प्री ऑपरेटिव बेथिंग के लिए बोलना है विद एंटीमाइक्रोबियल सोप्स। पेशेंट विल टेक बाथ विद द एंटीमाइक्रोबियल सोप्स। MRSA कैरियर्स अगर है, ये MRSA कैरियर्स कौन होते हैं? MRSA कैरियर्स हो सकते हैं नर्सेज, डॉक्टर्स या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो वहाँ पे ICU के अंदर, OT के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनके नेयर्स में, नॉस्ट्रिल्स में या फिर वेब स्पेसेस में अगर MRSA पनप रहा है, वो उन पे अटैक नहीं कर रहा लेकिन पेशेंट को हार्म कर सकता है, तो ऐसे लोगों को हमें पता करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। उसको बोलते हैं MRSA कैरियर्स इन द हॉस्पिटल। दूसरा, अब जब आप
हेयर रिमूवल कर रहे हो सर्जरी के लिए, तो पेशेंट के हेयर रिमूवल के लिए आपको शेविंग यूज नहीं करना है। शेविंग की वजह से माइक्रो एब्रेजन्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। आपको क्या करना है, हेयर रिमूवल क्रीम्स यू कैन यूज, ओके, बट आपको कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट उस पर यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, सर्जिकल एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस इंट्राऑपरेटिवली 1 घंटे के अंदर चला जाना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। 1 आवर बिफोर द सर्जरी, बिफोर द कट, जो पहला इंसिजन होता है उसके पहले आपको 1 घंटे पहले पेशेंट को एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देनी है प्रोफिलैक्टिकली। 1 घंटे पहले क्यों देनी है, ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन हो उस टाइम तक ऑप्टिमल हो जाए, ठीक है। सर्जिकल हैंड डिसइंफेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, हैंड स्क्रब सर्जन को ठीक से करना चाहिए, इंक्लूडिंग नेल्स, ओके। सर्जिकल साइट प्रिपरेशन, जो आउटर पेशेंट का स्किन होता है उसको आपको ठीक से अल्कोहल और क्लोरेक्सिडिन से प्रिपेयर करना है। और पेरी ऑपरेटिव मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजनेशन थ्रू टेम्परेचर, नॉर्मोथर्मिया, ये सब लेवल्स कौन मॉनिटर करेगा, ये सब एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली आपको डेली ड्रेसिंग करना है, कोई भी डिस्चार्ज अगर है वो सब आपको रिमूव करना है, ठीक है। ओटी डिसइंफेक्शन प्रॉपरली रोज मेंटेन करना है, बिटवीन द केसेस मेंटेन करना है। 2 केसेस के बीच में कितना टाइम रहना चाहिए ये अभी नोटिफाइड नहीं है, लेकिन इतना ऑप्टिमल टाइम आप दें कि जो आपने डिसइंफेक्टेंट वहाँ पे अप्लाई किए हैं वो आपने वेट अप्लाई किए हैं और वो अपना काम करने के लिए उन्होंने आपको ऑप्टिमम टाइम आपने उनको दिया है। अगर आप विदिन 5 मिनट्स पेशेंट ले रहे हो, दूसरा पेशेंट सर्जरी के लिए, तो जो डिसइंफेक्टेंट आपने लगाया था वो ठीक से नहीं लगाया था, ठीक है। तो बिटवीन द केसेस भी क्लीनिंग होना चाहिए। पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन थिएटर, है ना। अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर कहीं पे सीपेज हो रहा है, कहीं पे एस्परगिलस ग्रो कर रही है, तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू एसएसआईज, ओके। डू आई नीड टू टेक क्लास ऑन द केयर बंडल? लास्ट क्लास में आपको वेंटिलेटर के लिए, क्लैप्सी के लिए, कॉटी के लिए केयर बंडल बताया गया था, वो आपको याद है अभी? 2 टाइप के केयर बंडल्स होते हैं, इंसर्शन बंडल और कैथेटर बंडल, मेंटेनेंस बंडल, राइट। इंसर्शन बंडल में क्या होता है, मेंटेनेंस बंडल में क्या होता है, ये आपको बताया गया था पिछली क्लास में, ओके। सो कमिंग टू, पहले तो केयर बंडल अप्रोच है क्या, कुछ ऐसे एविडेंस बेस्ड एलिमेंट्स है 3 से 5, आपको ये फॉलो करना है। अगर इसमें से एक भी आप छोड़ देते हो तो हो सकता है ब्रीच ऑफ एसेप्टिक प्रिकॉशंस हो जाए और आपका पेशेंट को, जो आप नहीं चाहते हो, जैसे कॉटी, क्लैप्सी, वैप, ये सब आप नहीं चाहते हो, तो ये हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटर में इंसर्शन बंडल और मेंटेनेंस बंडल, तो आप एक केयर बंडल समझिए, उससे आपको दूसरा केयर बंडल समझ आ जाएगा। तो catheter should be inserted only when proper indication is present, if there is acute urinary retention. Insertion bundle में आपको ये कंसिडर करना है कि catheter patient में क्यों डल रहा है। Sometimes ऐसे होता है कि if there is immobile patient and the family members they urge you कि please आप इसमें catheter डाल दीजिए, we can't nurse this patient anymore. In such cases, if there is no retention, if there is no indication from clinical side, तो ऐसे cases में आपको catheter नहीं डालना है, क्योंकि कॉटी का खतरा ज़्यादा है पेशेंट, राइट। स्टेराइल आइटम ही इंसर्शन के टाइम पे यूज़ करना है, नॉन टच टेक्निक से ही आपको इंसर्ट करना है। व्हाट इज नॉन टच टेक्निक? It means that you are taking help from another person while inserting. When आप हेल्प मांगिए किसी से, so that somebody else is opening up the catheter for you. You cannot open it with one hand and take out the catheter like this and handle it. Okay, you have to follow non-touch techniques. जितना कम हो सके उतना जो पार्ट इंसर्ट होने वाला है पेशेंट में उसको टच नहीं करना है, ठीक है। Then closed drainage system must be observed. ऐसे नहीं है कि आपने कैथेटर डाल दिया और नीचे आपने यूरो बैग अटैच नहीं किया एंड यू हैव केप्ट अ जग वेयर द यूरिन इज कलेक्टिंग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है।
एप्रोप्रिएट साइज का कैथेटर होना चाहिए। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि साइज के हिसाब से कैथेटर्स आते हैं और वही आपको इंसर्ट करना है। दूसरा, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कैथेटर। कैथेटर एक बार प्लेस हो गया उसके बाद आपको अटैच करना है पेशेंट की थाई पे ये कैथेटर, सो दैट इट डज नॉट कीप हैंगिंग। प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ द ट्यूब भी होना चाहिए। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज मेंटेनेंस बंडल, जो बहुत बार फॉलो नहीं होता। तो क्या होता है, डेली कैथेटर केयर, इसके अंदर आता है वजाइनल और मियाटल केयर। तो जो आउटर जो एरिया होता है उसको आपको रोज सोप एंड वाटर से धोना है। ये बहुत सारी जगह पे फॉलो नहीं होता, ठीक है, दिस इज वेरी डिसरिगार्डेड। देन कैथेटर प्रॉपर्ली सिक्योर होना चाहिए। ड्रेनेज बैग शुड ऑलवेज बी अबव द फ्लोर लेवल, फ्लोर पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, एंड बिलो द ब्लैडर लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम आई टोल्ड यू। While collection of urine from the bag is not allowed, बाकी whenever you are handling the catheter, you have to do the hand hygiene and change of gloves between two patients. Most of the cases में we have observed that patient is suffering. He's on the bed, he's on ventilator with central line and with urinary catheter, and the patient's family member changed his diaper. You came back without washing the hands, used the same hands to touch his face and this area. The patient was diagnosed with E. coli, UTI and E. coli bacteremia. ये E. coli कहाँ से आया? पेशेंट को जो हाथ लगाया था उसके अटेंडेंट ने उसके ट्यूबिंग्स पे, ये E. coli उसके थ्रू अंदर चला गया। तो आपको एजुकेट करना है फैमिली मेम्बर्स को कि whenever you are touching the patient, please wash your hands properly. हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेली असेसमेंट ऑफ रेडीनेस फॉर रिमूवल ऑफ कैथेटर मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथेटर तो आपने डाल दिया, हमको रिस्क पता है, वी कांट डू एनीथिंग, वी हैव पुट द कैथेटर, बट यू हैव टू चेक फॉर द पेशेंट्स एबिलिटी टू मिक्चुरेट ऑन हिज ओन। तो आपको ये देखना है कि आप ये कैथेटर कब निकाल सकते हो, ठीक है। केयर बंडल कैथेटर फॉर सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन में आई टोल्ड यू हैंड हाइजीन परफॉर्म करके ही आपको पीपी पूरा पहन के ही इंसर्ट करना है। मोस्ट कॉमन साइट, फेवरेबल साइट इज जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन। फीमरल साइट यूजुअली अवॉइड करते हैं। स्किन प्रिपेयर करना है आपको अल्कोहल और क्लोरेक्सिडिन के द्वारा। स्किन मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई। इसका मीनिंग क्या है कि आप जब ये क्लोरेक्सिडिन यूज कर रहे हो, आप इंस्टेंटली इंसर्ट मत कीजिए, आप वेट कीजिए 30 seconds for alcohol to dry and 1 minute for chlorhexidine to dry. It does not mean कि आप dry और लेके उसको प्रिपेयर कर रहे हो. It will not help the microbial flora on the skin. ठीक है, डिसइंफेक्टेंट को काम करने के लिए. फिर आपको डॉक्यूमेंट करना है डेटा एंड टाइम ऑफ ड्रेसिंग, कि आपने कब कब ये ड्रेसिंग किया और कब ये इंसर्ट हुआ था, किसके द्वारा इंसर्ट हुआ था. आपको सेमी परमेबल ड्रेसिंग यूज़ करना है ताकि आप एरिथेमा या फिर इंडोरेशन या फिर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो पेशेंट में दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आप देख सको. ठीक है. मेंटेनेंस बंडल में आपको क्या देखना है? हैंड हाइजीन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर टचिंग द सेंट्रल लाइन. हब डिकंटामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज हब डिकंटामिनेशन? आपको अल्कोहल लेके you have to clean the hub and then you have to insert any medication or blood products or whatever you want to insert. ठीक है. This is known as scrub the hub. Also when you are scrubbing it, like when you are cleaning the hub, आपको स्क्रब करके क्लीन करना है so that उसके ऊपर कोई बायोफिल्म या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रह गया है तो while scrubbing it is removed. ठीक है. This is practiced a lot. और आप ये सब कैसे करोगे? स्टेराइल ग्लव्स पहन के करोगे. ठीक है. डेली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर आपको कुछ दिख रहा है या नहीं. चेंज ऑफ ड्रेसिंग विद 2% क्लोरेक्सिडिन. एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे आपको ये ड्रेसिंग चेंज करना है. ठीक है. एंड अगेन डेली असेसमेंट ऑफ रिमूवल. आपको ये देखना है कि इफ यू कैन रिमूव दिस सेंट्रल लाइन. We had discussed, you guys already know, adherence to hand hygiene. Patient का elevation, bed end, head end elevated रखते हैं about this much degrees. Oral care करते हैं chlorhexidine से patient का with 2% chlorhexidine. Then this is actually 0.2%.
देन पीयूडी के लिए प्रोफिलेक्सिस किया जाता था. यू कैन गिव सुक्राल्फेट टू दीज पेशेंट्स so that they do not develop PUD because of stress and regurgitation. DVT के लिए prophylaxis आप करते हो with the help of those leg massagers, right? And you have to assess so that you could remove this ventilator from the patient. This is for what? This is for VAP. VAP का bundle कह रही है वेंटिलेटर के लिए. नाउ HAI सर्विलेंस, कमिंग टू मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रही थी. HAI सर्विलेंस हम क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है हॉस्पिटल को इससे? सर्विलेंस हम इसके लिए देखते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सके कि हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कितनी दर पर है. ठीक है, हम बेसलाइन और एंडेमिक ट्रेंड से उसको कंपेयर कर सके और हम उसको बाकी दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर कर सकें सो दैट वी कुड इम्प्रूव. अगर आपके यहाँ पे ये HAI इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इट मीन्स द केयर दैट यू आर गिविंग टू द पेशेंट इज़ नॉट गुड. ओके, वी हैव टू ऑलवेज ट्राई कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस ना हो पेशेंट्स को. ठीक है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव? ताकि हम प्रॉब्लमेटिक एरियाज जहाँ पे है सर्विलेंस आप कर रहे हो. सपोज आप UTI आपकी हॉस्पिटल में बढ़ के आया तो आप देखोगे कि कहाँ पे गलती हो रही है. या तो इंसर्शन में गलती हो रही है या फिर जो ट्यूबिंग्स आप यूज़ कर रहे हो मे बी वो ट्यूबिंग्स का मैन्युफैक्चर ठीक नहीं है. ठीक है, या फिर स्टाफ एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, उनको हैंड हाइजीन के बारे में नहीं पता, इंसर्शन टेक्निक्स नहीं पता. तो एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा ये सब चीज़ें आप ठीक कर सकते हो. इसके लिए आपको ये HAI सर्विलेंस किया जाता है. सो दैट सर्विलेंस करके जो डेटा कलेक्ट होता है वो आप क्लिनिशियंस को और हेल्थ केयर वर्कर्स को वापस बता के आप फीडबैक दे सको और वो लोग उस पर काम कर सके. इसके लिए हम सर्विलेंस करते हैं. ठीक है, वेयर डू वी कंडक्ट दिस सर्विलेंस? इन रिस्क लोकेशन सच एज ICU. क्योंकि वार्ड में पेशेंट्स पे वेंटिलेटर वगैरह नहीं लगा रहता है, तो ये जो डिवाइस एसोसिएटेड थिंग्स है, these are all you can see in high risk locations such as ICU or high dependency units. So you will conduct the surveillance in these places. What do you monitor usually? All these things: COTY, CLABSI, VAP and SSI. In चार के लिए majorly we do surveillance. Okay, who will do this? ICU. ICNs will do. But what is our responsibility? To adhere to the infection control measures, because on the front line we are dealing with the patients. Okay, सर्वेलेंस का साइकिल क्या है? डेटा कलेक्शन, उसको एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट करो. कलेक्ट कर लिया डेटा, अगर ICU में COTY ज़्यादा पाया जा रहा है तो उसको आप इंटरप्रेट करोगे कि क्यों है, और ये जो इंटरप्रिटेशन है डेटा का ये आप डिसेमिनेट करोगे. डिसेमिनेट किसको करोगे? क्लिनिशियंस को, जो ICU के इंचार्ज है उनको, जो नर्सेज इंचार्ज है उनको, जो वहाँ पे ICU में नर्सेज हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बताओगे कि आपकी ICU में UTI ज़्यादा है तो आपको इसके ऊपर काम करना है. इसके लिए हम सर्विलेंस करते हैं. ठीक है, I already told you about COTY. There should be presence of urinary catheter for more than 2 days or symptoms like this. In case of removal of catheter up to 48 hours, you have to see if there is frequency dysuria or urgency, these symptoms are there, then you can render it to the urinary catheter, and isolation of significant count from the microbiology. Okay, this will lead to your diagnosis COTY. This is for strictly surveillance. Okay, then coming to central line associated bloodstream infection. I had told you any pathogen, any LCBI, laboratory confirmed bloodstream infection pathogen in any patient, symptoms are not required here. If there is bacteremia at any age, you will consider it as CLABSI. In case of more than 1 year, अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है और उसमें 2 कल्चर्स में within the same day और consecutive day, अगर 2 कल्चर्स में आपको पॉजिटिव आ रहा है ऑर्गेनिज्म या कमेंसल ओनली, अगर पैथोजन है तो क्लैप्सी है, लेकिन कमेंसल ऑर्गेनिज्म है जैसे कॉर्न्स है
तो आपको इसके साथ कोई एक सिम्टम अगर प्रेजेंट है, फीवर, चिल्स या हाइपोटेंशन, तो आपको मानना है कि ये क्लैप्सी है। और 1 साल के अंदर जो नियोनेट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें आपको क्या दिखेगा? हाइपोथर्मिया एंड ब्रेडिकार्डिया अलॉन्ग विद 2 पॉजिटिव कॉमेंसल ब्लड कल्चर्स, तो आपको मानना है कि क्लैप्सी है। ठीक है। Then we discussed about ventilator associated condition. No, we discussed about ventilator associated pneumonia. इसके अंतर्गत थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको देखना है स्टेज 1। मैं स्टेज की बात कर रही हूँ, मतलब स्टेज वाइज ये बढ़ते जाएगा। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड कंडीशन हम कब मानेंगे? डिवाइस क्राइटेरिया तो ऑफकोर्स कॉमन रहेगा, मोर देन 2 days ऑफ वेंटिलेटर प्रेजेंट इन द पेशेंट। वेंटिलेटर अटैच होना चाहिए पेशेंट को। ऑक्सीजनेशन क्राइटेरिया में मैंने आपको बोला था, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन अगर पेशेंट में 2 days कॉन्सिक्यूटिवली मोर देन 20% बढ़ रहा है और PEP फॉर एटलीस्ट 2 days मोर देन 3 सेंटीमीटर वाटर अगर बढ़ रहा है, तो आप इसको मानेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड कंडीशन। ठीक है। IVAC, इन्फेक्शन रिलेटेड वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। जो मैंने वेंटिलेटर एसोसिएटेड कंडीशन बताया, अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है, पेशेंट को फीवर या हाइपोथर्मिया है या ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया है। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब मोर देन 11,000, ल्यूकोपीनिया लेस देन 4,000। ओके। एंटीबायोटिक क्राइटेरिया, अगर इन्फेक्शन विंडो पीरियड में मोर देन 4 days तक कोई नया एंटीमाइक्रोबियल आपने पेशेंट को ऐड किया और वो चला मोर देन 4 days तक, तो आपको ये इन्फेक्शन रिलेटेड वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन मानना है। ये जाता है स्टेज 3 PVAP, पॉसिबल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कब? जब एक कल्चर क्राइटेरिया आइडेंटिफाई हो जाता है विद इन द विंडो पीरियड। ठीक है। अब विंडो पीरियड क्या होता है मैं आपको बताऊँ। सर्जिकल के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट द सर्जिकल। सर्जिकल क्राइटेरिया कैन बी when you find out the purulence pus from the patient and you find any causative organism, or there are any local signs of infection such as pain, tenderness, swelling, so it's quite visible. आप देख के बता सकते हो कि ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। और अदर एविडेंस क्या हो सकता है? कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस है आपके पास, रेडियोलॉजिकली अगर इनसाइड है, ऑर्गन स्पेस है जो क्लोज्ड है, उसको आप रेडियोलॉजिकली देख के बता सकते हो कि इसके अंदर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, दैट इज देयर। Or even a surgeon can tell. Surgeon has this power to tell you that at his discretion he can say that this is surgical site infection. That's how we diagnose the surgical site infection. ठीक है? What is the formula for finding this surveillance? कुछ formula हम apply करते हैं, है ना? इसमें जो denominator है, total number of urinary catheter days. इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कॉटी रेट में, यूटीआई में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कॉटी केसेस कितना था। सपोज आपके यहाँ पे आईसीयू में महीने में 6 कॉटी केसेस निकले। ठीक है। ये 6 केस को आपने डिवाइड किया कि कितने दिन तक ये लोग यूरिनरी कैथेटर डेज पे थे। मतलब इन पेशेंट्स में सपोज एक पेशेंट में था 3 दिन के लिए कैथेटर। ठीक है। एक पेशेंट में था 6 के लिए, एक में था 15 के लिए। आप इन सबको सम करके इसको डिनोमिनेटर बनाओगे with number of COTY cases in the numerator and then you multiply it with 1000. That is how you calculate the COTY rate. Similarly CLABSI rate and similarly ventilator associated event case. Okay? Except surgical infection जो होता है, surgical site infection जो होता है, वो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ SSI अपॉन नंबर ऑफ सर्जरीज डन। अगर 10 सर्जरी हुई थी और नंबर ऑफ SSI उसमें निकला 6, अगर 6 पेशेंट को हो गया और सर्जरी हुई थी 10, तो कितना हुआ? व्हाट इज द परसेंटेज? 60% केसेस विल बी द सर्जिकल इन्फेक्शन रेट इन योर स्पेसिफिक सेटिंग। ठीक है। Now all of this I have discussed with you. Along the line आपको मैंने ये भी बताया present on admission क्या होता है। कुछ exceptions है हमारे यहाँ पे, जैसे पेशेंट आया है अगर आपके यहाँ पे और कोई नियोनेट है, अगर उसको टॉर्च इन्फेक्शन है या फिर कोई डायमॉर्फिक इन्फेक्शंस है जैसे हिस्टोप्लाज्मा, पेनिसिलियम
ये सब जो यीस्ट मोल्ड से ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर क्लैप्सी केसेस में इफ़ यू सी एनी सैल्मोनेला, यर्सिनिया, ऑल दीज इन्फेक्शंस इन द पेशेंट्स, ये कुछ एक्सेप्शंस है जो हम इन सर्वेलेंस में नहीं गिनते, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट ऑन एडमिशन किसको बोला जाता है? जब पेशेंट आ रहा है डे 1 पे उसके अंदर सिम्टम्स हो, उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे। व्हाट इज डेट ऑफ इवेंट? व्हाट इज डेट ऑफ इवेंट? दिस यू शुड नो। इवेंट मतलब कोई पॉजिटिव एक, हाँ, कोई पॉजिटिव एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे ब्लड कल्चर, उसको हम बोलेंगे डेट ऑफ इवेंट। डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन, ठीक है, उसको हम मानेंगे डेट ऑफ इवेंट। इन केस ऑफ HAI you have to understand that date of event, it could be on the 3rd day of admission toward onwards, मतलब 2 दिन तक पेशेंट भर्ती था अस्पताल में, तीसरे दिन के बाद उसको या तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपको मिलेगा कोई भी एक पॉजिटिव डायग्नोसिस, ठीक है, उसको हम मानेंगे डेट ऑफ इवेंट। तो इन केस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डेट ऑफ इवेंट इज ऑलवेज more than 3rd day onwards. Okay, I told you what is date of event when symptom or culture used to meet infection criteria becomes positive. या तो आपको कोई सिम्टम इस दिन पता चलेगा पेशेंट में, या तो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉजिटिव आएगा पेशेंट का, दैट इज डेट ऑफ इवेंट, ठीक है। डिवाइस एसोसिएटेड, आई टोल्ड यू विद इन फर्स्ट 2 days देयर शुड बी अ डिवाइस, एंड आफ्टर 2 days ऑफ डिवाइस इंसर्शन यू विल स्टार्ट काउंटिंग अबाउट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन विंडो पीरियड क्या होता है? जो डेट ऑफ इवेंट होता है, जैसे आपने 7 तारीख को सैंपल लिया पेशेंट से, ब्लड कलेक्ट किया 7 तारीख को, उसमें आया MRSA, तो पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन, इसको 7 day पीरियड को हम बोलेंगे इन्फेक्शन विंडो पीरियड। तो इफ आई एम कलेक्टिंग ब्लड सैंपल ऑन 7th, तो डेट ऑफ इवेंट बताइए कहाँ से, इन्फेक्शन विंडो पीरियड बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा? 4th से, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 4 to 10 will be your infection window period. Okay, and all the criteria to meet HAI should fall in this frame. Then repeat infection time frame is applied to mostly bloodstream infections. अगर आपको सेम ऑर्गेनिज्म मिल रहा है 14 दिन के अंदर, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम पे है। बट अगर पेशेंट एडमिट होके चला गया, वापस आया विद इन 14 days, तो वो री एडमिशन को हम सेम टाइम फ्रेम में नहीं रखते, ठीक है। 14 days का जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एंड देन अगेन फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इफ यू फाइंड अगेन द सेम ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम टाइम फ्रेम, दैट इज, उसको हम अंडर 1 सर्विलेंस गिनेंगे। ओके, दैट इज अबाउट इट। सेकेंडरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एट्रीब्यूशन पीरियड is 14 to 7 days period that starts with the infection window period of site specific infection. यहाँ पे पहले आपको ये समझना है कि सेकेंडरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता क्या है। सेकेंडरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मतलब आपको एक इन्फेक्शन किसी और सिस्टम में था which became bacteremia later, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 14 to 17 होता है। जैसे सपोज UTI था और पेशेंट को बैक्टीरियमिया हो गया, तो विद इन 14 to 17 days पीरियड में यू कैन टेल दैट दिस इज एट्रीब्यूटेड एज अ सेकेंडरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ओके, दैट वाज अबाउट मेजर HAI इन्फेक्शन, सर्विलेंस एंड NHSN टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज NHSN टर्मिनोलॉजी? नेशनल हेल्थ सेफ्टी नेटवर्क, which is followed in US. CDC ने दिया हुआ, सेंटर डिजीज कंट्रोल इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज materials for training and guidance in healthcare setups. Okay, any questions related to HAI? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको ये समझना है कि सर्विलेंस क्यों करते हैं, कौन से डिवाइसेस के लिए हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मेन क्राइटेरिया क्या है कि 2 days के ऊपर डिवाइस अटैच होना चाहिए पेशेंट में, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, और ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बंडल केयर कैसे फॉलो करना है। बंडल केयर के सारे कंपोनेंट्स फॉलो करने हैं। अगर एक भी कंपोनेंट्स आपसे छूट रहा है तो इट मीन्स देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, दैट इज अबाउट HAI।